नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर रेणुका, आपको बता दें DKSZC मेंबर थी। इंसॉस राइफल बरामद। पीएम मोदी का 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे पीएम। देश में कहीं भी फ्री इलाज करा सकेंगे राजस्थान के निवासी। जनाधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट, दूसरे राज्य के मरीजों को भी मिलेगी राहत। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने। ISI के निशाने पर कुकी मैतेई समुदाय हैकर्स और कॉल गर्ल्स से हेट पोस्ट डलवा रहे। देश भर में ईद का जश्न, मोदी योगी समेत दिग्गजों ने दी बधाई। वाराणसी में जामा मस्जिद फुल, वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। और 6 राज्यों में आंधी बारिश, 2 में लू का अलर्ट। MP राजस्थान में 3 दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सिरसा पहुंचे। आपको बता दें, जहां वे जिले के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने विश्राम गृह में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार के बजट को भी वर्गों के हित में बताया। साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब कांग्रेस कहां है। इसके बाद वे सुबह 10 बजे गांव गंगा स्थित एक स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। फरीदाबाद के नवनिर्वाचित मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने आज विधिवत रूप से आयोजित समारोह में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, निकाय मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, पूर्व जिला अध्यक्ष OP धनगढ़ और विधायक मूलचंद्र शर्मा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और 46 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने मेयर को बधाई दी और जनता का आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने घोषणा की कि सभी पार्षदों को वार्डों में विकास कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिरसा के पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने आज सिरसा रेलवे स्टेशन का दौरा किया है और मीडिया से रूबरू होते हुए कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के तहत सिरसा संसदीय क्षेत्र में 5 अमृत स्टेशन बन चुके हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन और पुराने जोहड़ों को सुंदर सरोवर में बदला गया है। प्रधानमंत्री द्वारा अमृत स्टेशन और अमृत सरोवर योजनाओं के तहत देश और प्रदेश को कई सौगातें दी गई हैं। सुनीता दुग्गल ने यह भी कहा कि फतेहाबाद जिले की पुरानी मांग अब जल्द पूरी होगी। सिरसा के युवाओं को मंच देने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आहूजा प्रोडक्शन द्वारा आइकॉन ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये ग्रैंड इवेंट 13 अप्रैल 2025 को स्थानीय अरोमा होटल इनमें शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू के उभरते कलाकार मॉडलिंग और म्यूजिक के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद के त्रयोदश स्थापना दिवस और हिंदू नव संवत्सर 2082 के अवसर पर 31 मार्च को भव्य गदा यात्रा और हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जेसवानी और नगर अध्यक्ष गौरव साहू ने बताया कि यात्रा नौदरा ब्रिज स्थित श्री हनुमान मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मालवीय चौक पर धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हुई। इस यात्रा में सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए दीपांकर स्वामी ने हिंदुओं से हिंदू होने की भिक्षा मांगी। यात्रा में मिट्टी का विशाल भगवा गदा, 5 दुर्लभ झांकियां, बैंड बाजे और ढोल और भगवा ध्वज यात्रा का मुख्य आकर्षण रहे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सहारनपुर से अगली अहम खबर, जहां धमाके के साथ फटा घरेलू सिलेंडर फटने से घर की छत के परखच्चे उड़ गए हैं। सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग
आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हुआ है। शोर सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। भीड़ ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सूचना मिलने पर बेहट इंस्पेक्टर सुबह सिंह मौके पर पहुंचे। रिश्तेदारी में ईद मिलने गया था परिवार। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, गरीब परिवार की ईद के दिन खुशियां काफूर हो गई। कोतवाली बेहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी की घटना। मैं खाना खाने का था, बिल्कुल सिलेंडर तो बंद था। बस ऐसे खाना खाने का पता लगा, फोन ही तो कहा था मेरे पास, सारे घर में सिलेंडर फट गया। मैंने किस तरह फट गया मुझे तो पता भी नहीं, ना मैं चला के ऊपर तो रखा। कौन सा सिलेंडर था? बड़ा सिलेंडर था। और कोई कितना नुकसान है तुम्हारा? नुकसान तो कम से कम है 50-60 तो 1 लाख रुपया करीब का नुकसान है। हम गए थे बाहर मेहमानदारी में। अच्छा। वो बड़ा सिलेंडर था, वो कैसे फटा, वो आग लग गई। अब काफ़ी नुकसान होगा, अब कई लाख रुपए का नुकसान होगा। सामान वगैरह था यहाँ से, जो घर वाली का सामान वगैरह वगैरह सारे सामान सब कुछ जल के खत्म हो चुका। कितने लोग रहते हैं यहाँ इस घर में? इस घर में 2 रहते हैं, शादीशुदा है दोनों भाई। ठीक। तो जो बड़े वाला भाई है उसकी एक लड़की है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। ठीक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के औरैया से अगली अहम खबर, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लगी है। करीब 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों व पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया। कुदरकोट थाना क्षेत्र के अचानकपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों व पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया है। लगभग 10 बीघे फसल जलकर राख हुई है। तो कुदरकोट थाना क्षेत्र के अचानकपुर गांव का यह पूरा मामला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भीषण आग की घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है, जिसमें गेहूं के खेत में आग लगने से लगभग 10 बीघे गेहूं की फसल जलकर आग हुई। अगली अहम खबर हरदोई से, जहां 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट की घटना सामने आई। दोनों पक्षों की महिलाओं में हो रही मारपीट वायरल हुई है। आपको बता दें, मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में एक महिला घायल भी हुई है। बच्चों के विवाद में महिलाओं ने एक दूसरे पर हमला किया है। एक महिला को पीटा है। परिजनों ने घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। कार्रवाई की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं सांडी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। अगली अहम खबर हमीरपुर से, जहां दिन दहाड़े हुई हत्या मामले में खुलासा हुआ। थाना मुस्करा क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई थी हत्या, जिसका खुलासा हुआ है। पत्नी ने ही पति को मौत के घाट उतारा। पति शराब के नशे में पत्नी से कर रहा था मारपीट। इस दौरान पति पत्नी के झगड़े के दौरान पत्नी ने पति पर हमला कर दिया। पत्नी ने धारदार हथियार से पति पर हमला कर दिया और इस हमले में पत्नी के हमले से पति की गर्दन धड़ से अलग हो गई। पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। तो पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने धारदार हथियार से पति पर हमला किया, जिससे पति की गर्दन धड़ से अलग हो गई। और अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां जलकल विभाग जोन 4 ने रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें, क्लोजिंग से पहले रिकॉर्ड वसूली की गई है। अधिशासी अभियंता विकास शर्मा की मेहनत रंग लाई। राजस्व से जुड़े सभी कर्मियों ने पूरे मार्च जीतोड़ मेहनत की। 5 सालों से लंबित पड़े बिल का बकाया भी भुगतान कराया गया। फनमॉल का कई सालों से रुका भुगतान जमा कराया गया है। बकायेदारों से वसूली कर जल कल का बढ़ाया राजस्व। 31 मार्च को 6 करोड़ की वसूली की गई। तो फन मॉल का कई सालों से रुका भुगतान भी जमा कराया। बकायेदारों से वसूली कर जल कल का राजस्व बढ़ाया।
अगली हम खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र स्थित तस्याना औद्योगिक क्षेत्र में आज दोपहर कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें, आग के कारण आसपास के इलाके में धुआं फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सूचना मिलते ही 16 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि आग की शुरुआत में 2 फायर टेंडर भेजे गए थे, लेकिन आग बढ़ने के कारण अतिरिक्त 6 और 8 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। फिलहाल आग में किसी के फंसे होने की या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में आपको बता दें, प्रारंभिक जांच में वायरिंग में फॉल्ट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। आग पूरी तरह से बुझाने के बाद नुकसान का आकलन और आग के कारणों की जांच की जाएगी। और अगली हम खबर रायबरेली से है, जहां जिला कारागार में ईद और नवरात्रि का पर्व एक साथ मनाया गया। जहां मुस्लिम कैदियों ने नमाज अदा की तो वहीं हिंदू कैदियों ने मां दुर्गा की आराधना की। यह दृश्य सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल बना। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो सामने आ रहा है और वायरल भी हो रहा है। जेल प्रशासन द्वारा ईद की नमाज की विशेष व्यवस्था कराई गई, वहीं जिससे कैदियों को धार्मिक अनुष्ठान करने में कोई परेशानी न हो। वहीं हिंदू कैदी पास के चबूतरे पर मां दुर्गा की पूजा में लीन दिखे। इस अनोखी पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। रुक करेंगे अगली हम खबर का। शाहजहांपुर में ईद उल फितर का त्यौहार परंपरागत तरीके से पुरखुलूस माहौल में मनाया जा रहा है। आपको बता दें, मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर मुल्क और कौम की तरक्की व भाईचारे की दुआ की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुबह 7 बजे से ही ईदगाह बड़े आपको बता दें, खुतबे में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मुस्लिम समाज के अधिकतर लोग परंपरागत लिबास, कुर्ता पायजामा और सिर पर टोपी लगाए थे। ईदगाह के अंदर लोग कतारबद्ध होकर बैठे नजर आए। शहर पेश इमाम मौलाना अहमद मंजरी ने लोगों को ईद की नमाज अदा कराई। इसके बाद मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ भी की। और अगली अहम खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के कस्बा कायमगंज में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एसडीएम रविंद्र सिंह, सीओ संजय कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अनुराग मिश्रा और अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिला और पुलिस प्रशासन ने ईद और नवरात्रि के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर एसडीएम रविंद्र और सीओ संजय कुमार वर्मा ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने हाल ही में फतेहपुर जिले के शिवराजपुर और मझगवा गांव का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत चलाए जा रहे ग्रामीण आजीविका मिशन की गतिविधियों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने बायो फ्लॉक टैंक में हो रही मछली पालन की प्रक्रिया का अवलोकन किया। पोखर उत्पादन समूह की अध्यक्ष गीता सिंह ने मुख्य सचिव को मछली पालन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने मछली खरीदने वाली एजेंसी के साथ हुए समझौते को 20 महिलाओं को सौंपा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुख्य सचिव के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया। ये जरूर है कि ये एक नई शुरुआत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीरो पॉवर्टी का एक लक्ष्य शासन और प्रशासन के सामने रखा है, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। नेचुरोजेनिक्स के साथ मिलकर हर महिला समूह की दीदी के साथ
जो ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के साथ मछली के कल्टीवेशन का प्रैक्टिस शुरू किया गया, वो भी सिंगी मछली जो लगभग 250-300 रुपये किलो यहाँ से इनके घर से ही बिकेगी। ये एक बहुत अच्छी पहल है और हर घर के पास इतनी ज़मीन उपलब्ध है कि 4 मीटर डायामीटर का एक टैंक लग सके और एक टैंक का मतलब है एक परिवार में आपने 50,000 रुपये की इनकम बढ़ा दी। तो नेचुरोजेनिक्स और जो जिला प्रशासन SRLM के लोग, DM साहब लोग लगे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो ये जीरो पावर्टी का लक्ष्य हासिल करना है उसमें इसकी एक अहम भूमिका होगी। और वैसे भी जो लोग जीरो पावर्टी में नहीं चयनित हुए हैं, जो निर्धनतम नहीं हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर आ सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं। इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ेगी और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं अपनी तरफ से इनको शुभकामना देना चाहूँगा। थैंक यू। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ये वारदात महुआ रोड स्थित वैजनाथ विद्यालय के पास हुई, जहां हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बाराबंकी जिले के थाना बड्डूपुर क्षेत्र के बीबीपुर गांव में स्थित दरियाबाद शारदा सहायक नहर में एक युवक का शव उतराता हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों ने शव को देखा और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नहर के बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक को अक्सर नदी के किनारे घूमते और नहाते देखा गया था। रुक करेंगे अगली खबर का सोनभद्र से। अगली अहम खबर, जहां ईद की नमाज के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष फरीद खां और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता मोहम्मद कलीम सहित कुछ अन्य लोगों द्वारा बांह पर काली पट्टी बांधने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद कुछ लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधी, लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला इससे अनजान बना रहा। कांग्रेस नगर अध्यक्ष फरीद खां ने कहा कि यह कदम भाईचारे के संदेश को मजबूत करने के लिए उठाया गया। अगली अहम खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पंजाब से आई कंबाइन मशीन यानी कि गेहूं काटने की मशीन को सेल्स टैक्स विभाग द्वारा रोके जाने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत धरने पर बैठ गए। यह धरना भोपा रोड बाईपास पर हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी जुटने लगे। वीकेयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि फसल कटाई के सीजन में मशीनों को रोकना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने जल्द से जल्द मशीन को छोड़ने की मांग की। वहीं प्रशासन का कहना है कि कंबाइन मशीन से जुड़े कागजातों की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां कई इलाकों में जंगलों में भीषण आग की घटना घटित हुई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आग इतनी भयावह हो चुकी है कि यह हरे भरे पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले रही है और तेजी से आबादी की ओर बढ़ रही है। खासतौर पर रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोवा गांव के पास चुर्क वन रेंज के खोड़वा पहाड़ में आग फैल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से आग लगी हुई है, लेकिन वन विभाग इसे बुझाने का कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। हरिद्वार से अहम खबर, जहां लोहाघाट डिपो की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। स्टीयरिंग लॉक के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई है बस। देहरादून से हरिद्वार आ रही थी बस में सवार 12 लोगों में 2 को फ्रैक्चर हुआ है। एसपी सिटी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार के वरिष्ठ आईएएस अफसर आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव का पद ग्रहण कर लिया है। वह 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो अपर मुख्य सचिव, वित्त, कार्मिक और उत्तराखंड राजस्व परिषद के अध्यक्ष का जिम्मा भी देख रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार करता हूं, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपा है। ईद की रौनक पूरे देश में छा रही है और उत्तराखंड के काशीपुर में भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाया गया है। सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और ईदगाह तथा मस्जिदों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। प्रमुख जगहों और पर पुलिस तैनात रही और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। अगली खबर रामनगर से है, जहां आपको बता दें कि आज दोपहर एक परिवार की ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब इस परिवार के किशोर की नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में जहां कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि आदर्श नगर कॉलोनी निवासी मुक्की अहमद रजा का 10 वर्षीय पुत्र हसनैन ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से घूमने के लिए निकला था। इसी बीच हसनैन एवं उसके दोस्त वन निगम के समीप जंगल किनारे स्थित कोसी नदी में नहाने गए। बताया जाता है कि नहाने के दौरान अचानक हसनैन पानी के गहरे बहाव में डूबने लगा। इसके बाद उसके साथ मौजूद अन्य बच्चे डर के मारे मौके से भाग गए। घटना की जानकारी आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कोतवाली के चीता मोबाइल में तैनात पुलिस कांस्टेबल विजेंद्र गौतम ने नदी में जाकर हसनैन को बाहर निकाला और 108 की मदद से उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हमारे पड़ोस में आदर्श कॉलोनी में पप्पू भाई हैं, उनका बेटा 10 वर्षीय है। आज ईद होने की वजह से अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए चला गया। पानी में ज़्यादा गहराई में जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। 112 को भी फ़ोन किया तो चीता मोबाइल के गौतम जो है वीरेंद्र गौतम, उन्होंने तुरंत निकाला। यहाँ लेकर आते आते उसने दम तोड़ दिया। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम मोहम्मद हसनैन, उम्र थी उसकी 10 वर्ष। अगली खबर रामनगर से, जहां रविवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशी मार्ग स्थित ग्राम टांडा चौराहे पर मेहरबान ऑटो पार्ट्स के नाम से एक दुकान स्थित है, जिसे मेहरबान संचालित करता था। दुकान में मोटरसाइकिल की मरम्मत एवं पार्ट्स बेचे जाते थे। बताया जा रहा है कि रविवार के शाम को मेहरबान अपनी दुकान बंद कर ईद का पर्व मनाने के लिए अपने घर के लिए स्वार जा रहा था। इसी बीच अचानक अज्ञात कारणों के चलते उसकी दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि दुकान से कुछ दूरी पर स्थित सामने घर में मौजूद एक व्यक्ति की नज़र उक्त दुकान से धुआं निकलते पड़ी, तो उसने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। वहीं यह भी बताया जाता है कि दुकान के 2 मंजिल पर किराएदार भी रहते हैं। जैसे ही किराएदारों को दुकान में आग लगने की सूचना मिली, किराएदार भी अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में घर से बाहर निकले। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चौराहे पे मोटरसाइकिल की दुकानों में आग लगी है। मुझे जैसे मेरे पास फ़ोन आया, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। जब देखा कि आग लगी बड़ी दुकान में और मिस्त्री जो है मोटरसाइकिलों का काम करता है, 8-10 मोटरसाइकिलें दुकान में थी। पार्ट्स भी थे? पार्ट्स की दुकान थी। मैंने उसकी सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी, फिर फायर ब्रिगेड को लाया, गाड़ी आई आधे घंटे में। दुकान में आग लगी, कहाँ पे दुकान थी, कैसे लगी? छिलका टांडे में। काय की दुकान थी? मोटरसाइकिलों की। कितनी गाड़ियाँ थी अंदर? 7-8 गाड़ी। कितना नुकसान है? सर पता नहीं, सामान तो बहुत है, 10 लाख रुपए का सामान है। पार्ट्स भी थे गाड़ियों के? हाँ, पार्ट्स का काम। सारा पार्ट्स का 5-7 लाख रुपये का है। कितना टोटल नुकसान कितना होगा? सर 8-10 लाख रुपए का सामान होगा। ईद उल फितर के अवसर पर पछवादून के मस्जिदों और ईदगाहों में भारी संख्या में नमाजी पहुंचे और नमाज अदा की। विकासनगर, सहसपुर, केदारावाला, ढकरानी और जीवनगढ़ समेत अन्य क्षेत्रों में हजारों नमाजियों ने खुदा से देश में अमन और खुशहाली की दुआ की। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते दिखाई दिए।
ईद की बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कितना अच्छा संयोग है इस भारत के इतिहास में कि रमजान का आखिरी रोजा और नवरात्रों की शुरुआत और आज ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद में हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। और खास तौर से हमारे विकासनगर जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो, आसपास की जितनी मस्जिदें हैं उन सभी में आह्वान किया गया था कि मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की जाए, अमन और अमान के लिए दुआ की जाए। और हमारा यही रहता है ईद पे, मन मुटाव, आपसी रंजिश से दुश्मनी, ये उन सबको खत्म करने वाला त्योहार है। ये मीठी ईद जो कहते हैं, मीठी का मतलब जबान के अंदर मिठास होनी चाहिए, दिल के अंदर मिठास होनी चाहिए, और इसी चीज को हम लोग बढ़ावा देते हैं। हम पूरे मुस्लिम समाज की ओर से, विकासनगर मुस्लिम समाज, उन सब की ओर से मैं सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर पूरी दुनिया को, क्या पूरे आलम को और पूरी दुनिया को यही पैगाम दूंगा कि आज के दिन जिस तरह से ईद की नमाज़ पढ़ी गई, सब ने दुआएं की, रमज़ान के रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की, इन सब की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला अमन अमान कायम फरमा दे और बदअमनी से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के खुसूसन और पूरी दुनिया के उमूमन हिफाजत फरमा दे। और जहाँ जहाँ पर भी झगड़े फसादात हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम झगड़ों से पूरी दुनिया को नजात अता फरमा। लोगों ने मुल्क और समाज में अमन चैन की उन्नति की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबादी तथा मिठाइयों और सेवइयों को बांटकर गरीबों को कपड़े भी वितरित किए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार मन्नू के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दलित समाज के लिए की गई टिप्पणी की घोर निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य के अधिकारी जनता की सेवा में है और एक अधिकारी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना अपमानजनक है। मनोज कुमार मन्नू ने त्रिवेंद्र से अपनी टिप्पणी वापस लेने और माफी मांगने की मांग की। देखिए, बहुत निंदनीय बात है। अपने लोकसभा के सांसद हैं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। हम उनके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक IAS अधिकारी पूरे देश में अपनी सेवा देता है और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, मैंने उनको सुना और मुझे बहुत पीड़ा हुई। और अनुसूचित समाज में बहुत रोष है और पूरे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। हम लोग इस मंच के माध्यम से आज यहाँ पर हमने एक आम सभा बुलाई थी और सभा में हमने हमारे उपस्थित साथी, आप देख रहे होंगे हमारे साथ, हमने सबको इस बारे में आधी जानकारी उन लोगों को थी, आधी हम लोगों ने उनको बताई। लक्सर में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। कल रात कुट्टू का आटा खाने के बाद लक्सर के निरंजनपुर और खेड़ी कला गांव के कई लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। सभी मरीजों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के चलते लक्सर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि गांव की ही दुकान से कुट्टू का आटा लिया था, जिससे खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दुकानों के सैंपल जाँच करने की बात कह रहे हैं। एक ही क्षेत्र में हुई फूड पॉइजनिंग के बाद मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। ये कंडीशन तो लग रही है फूड पॉइजनिंग की ही, क्योंकि सिम्टम्स है वॉमिटिंग, गिडीनेस और शिवरिंग, बॉडी में शिवरिंग हो रही है। और बच्चे हैं, बेसिकली जो अंडर एज बच्चे हैं 16-17 ईयर के, और छोटे बच्चे भी हैं, और क्लियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। अभी कुट्टू के आटे से ये क्या है, ये तो आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। मेरे यहाँ 3 लोग भर्ती हैं, फॉलो अप में लगभग 15 है, और ओवरऑल सुनने में आ रहा है 50 to 60 पेशेंट है पूरे गाँव में। रात 11 आसपास ठीक है जी। रात हमारी जब मतलब आँख खुली तो हमें चक्कर आई, हमें उल्टी लगी बहुत जबरदस्त, मुझे लगी, हमारी भाभी को लगी, फिर हमारे बच्चे को लगी। सबकी स्थिति खराब है, कोई पूछने वाले ही नहीं है कहाँ से हम सामान लाए, सामान की कुट्टू का चल या कुट्टू का सेवा जो पूछे ये गाँव में खरीदा किस दुकान पे, रिंकू के रियल स्टोर पे।
हम ना हमारा वर्क था कल, तो हम ना अपने पड़ोस में ही जो किराने की शॉप है ना वहाँ से कुट्टू का आटा लेके आए थे और हमने 7:30 सवा 7 बजे तक खाना खा लिया था और हमारी 9 बजे के आसपास तबीयत खराब होनी शुरू हुई। हाँ, हमें मतलब ऐसे हो गया, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए और चक्कर आए हमें और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ रही थी हमारी बहुत ज्यादा। बताया जा रहा है संभवतः कि जिन लोगों ने कुट्टू का आटा रात को खाया है तो रात को ही उल्टी और फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए हैं। रात को ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अभी कुछ यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी भर्ती हैं, उनसे जानकारी ली गई है। तो अभी डॉक्टर साहब से ही पूछा गया है, तो सभी खतरे से बाहर हैं। बाकी अभी मैंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो जाके गाँव में जहाँ से ये खरीदा गया वहाँ का सैंपल लें। और जो हमारी CSC हॉस्पिटल की टीम है उनको भी बताया गया है कि एक बार वो गांव में भी जाके एक बार मॉनिटर कर लें कि कोई और लोग ऐसा तो नहीं है। पर्यटन सीजन की शुरुआत होते ही प्रशासन की स्थायी पार्किंग व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं से जूझ रही हैं। रूसी बाईपास पार्किंग स्थल पर नालियों का काम अधूरा होने से सड़क किनारे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। साथ ही लाइट, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की कमी से पर्यटक और स्थानीय कारोबारी नाराज हैं। इस अव्यवस्था को देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगामी वीकेंड तक पार्किंग सुचारू रूप से संचालित हो सके। देखिए, पर्यटन सीज़न हमारा सिर पे है और प्रशासन की ओर से अभी कोई भी तैयारी नहीं की गई है और हम उम्मीद करते थे कि मीटिंग जल्दी कर ली जाएगी। पिछले साल भी काफ़ी बातें हुई, धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा है। गाड़ियाँ रोकने की बात है, जहाँ शहर के अंदर गाड़ियाँ एक लिमिट तक ही आती हैं, तो उसके लिए हमारे पास बाईपास है, खड़ी करने की जगह है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग जो बननी थी वो बन नहीं पाई है। और आज भी वहाँ पे काम, नालियों का काम चल रहा है, तो रोडों में काफ़ी मलबा और मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता है कैसे इस सीज़न को चलाएंगे। दूसरी बाईपास पे उसके लिए आज ही से वो व्यवस्था लागू हुई है। उसमें कुछ कमियां जैसे कि आपने बताया वो हमारे भी संज्ञान में आई हैं कि पानी और शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं थी। उसके लिए जिला पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है और कल से वो सुविधा सुचारू रूप से हो जाएंगी। उसमें PWD का ड्रेन का कार्य चल रहा है, वो कार्य इस हफ्ते में समाप्त कर दिया जाएगा। आज की डेट में उन्होंने जो भी मिट्टी का उनका मलबा था उसको उठा के निस्तारित कर दिया गया है। बाकी वो जो हिल साइड में जो मलबा है उसको डामरीकरण का भी कार्य होना है, वो इस हफ्ते भर में हो जाएगा ताकि वो पार्किंग अगले हफ्ते से और सुचारू रूप में आ जाएगी। खबर विकासनगर से, जहां ईद उल फितर के मौके पर विकासनगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब हिंदुवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने हरवटपुर चौक पर गोवंशों के अवशेष को रखकर हंगामा काटते हुए जमकर प्रदर्शन कर जाम लगा दिया, जिससे मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने प्रदर्शनकारियों को बामुश्किल शांत करवाकर जाम खुलवाया। दरअसल ईद के दिन करीब 11 बजे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नदी किनारे पड़े गोवंश अवशेषों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ, जो देखते ही देखते चारों तरफ आग की तरफ फैल गया। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता उससे पहले ही हिंदुवादी संगठनों के लोग मुस्लिम बाहुल इलाके ढालीपुर के पास मौजूद आसन नदी से भारी मात्रा में बरामद हुए गोवंश अवशेषों के साथ हरवटपुर चौक पहुंचे और उन्हें सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। त्योहारों के दिन हिंदुवादी संगठनों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए माहौल तनावपूर्ण हो गया। साथ ही अवशेषों को कब्जे में कर आवश्यक कार्रवाई को भेज दिया गया। ये आज गोवंश मांस मिला हुआ संज्ञान में आया था एक नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ से आसन राज में, आसन नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ पर जाकर उसको वहाँ जाकर उसको सील करने का प्रयास किया गया। तो ये एक कासिम दल के लोग इसको लेकर चौक तक आए हैं जिन्होंने अपनी मांगें रखी हैं, जिसके विषय में विचार भी किया जाएगा और फिलहाल इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और फिर जितने भी अभियुक्त इसमें प्रकाश में आते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जो ढालीपुर क्षेत्र है उसके नदी के बीचों बीच में कुछ गौवंश के अवशेष मिले हुए हैं, जिसकी सूचना मिली थी, उसको रिकवर किया गया है और उसी को लेके लोगों का आक्रोश यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो लोगों से बात हुई है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात हुई है, जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल उस पर कार्रवाई। अभी यहाँ पे काउंट किया जा रहा है और पशु चिकित्सालय की टीम भी आ रही है, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर। दूसरे नवरात्रे पे जिहादियों द्वारा एक ऐसा गिफ्ट भेजा गया है जो कि कभी भी हिंदू समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमारी 13 से 14 गायों की
यहाँ पे हत्या की गई है, हमारी माँ की हत्या की गई है। और इस हत्या में भी अगर हम चुप रहे तो हमसे बड़ा कायर नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा सवाल है जो हिंदूवादी सरकार होने का दम भरती है। मेरी सरकार है, मैंने सपोर्ट किया है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारे कि इनके सत्ता काल में 13 गायें कट जाती हैं। सड़कें जाम नहीं है, ये पीड़ा है, ये आक्रोश है, ये जन समाज का। नवरात्रों पे तोहफा दे रहे हैं, एक तरफ मोदी जी उनको ईद का तोहफा दे रहे हैं, बदले में वही समाज हमें क्या दे रहा है? हमारी गौवंश काट के हमें तोहफा दे रहा है। ये हमें सोचना होगा। ये जो भाईचारा निभाने वाले हमारे लोग हैं ना, उनको सोचना चाहिए ये है क्या। 13 गायें काट दी जाती है, क्या कहोगे आप इसे? क्या कहोगे आप इसको? सामूहिक मर्डर। ये तो जैसे अजमेर हत्याकांड, उस तरीके की घटना हो रही है पछुआतून में। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने उत्तराखंड में अपना तीसरा एक्सक्लूसिव शोरूम लॉन्च किया है। वहीं भारत में ये 70वां शोरूम खोला गया है, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शोरूम का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं घनश्याम ढोलकिया जी को देहरादून में कृष्णा ब्रांड का 70वां शोरूम खोलने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। ये न सिर्फ ब्रांड बल्कि हमारे राज्य के लिए भी गर्व का विषय है। मैं उन्हें इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि उत्तराखंड के लिए गर्व है। विकासनगर में बरामद हुए गौवंश अवशेष मामले को गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड के बीच मौजूद नदी पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही घटना से जुड़ी जानकारी हासिल कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों का अवशेष आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है, साथ ही कहा कि त्योहारों के मौके पर इतनी बड़ी मात्रा में बरामद गौवंश अवशेष को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका से भी इनकार। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 13 जो है गौवंश हुए थे। अब ये संवेदनशील भी है, तो जिस तरह से बॉर्डर का इलाका है, हमारा हिमाचल से भी लगता है और उत्तराखंड का भी है। और वैसे भी देखा जाए तो जिस हिसाब से घटना एक साथ, तो ऐसा कहीं लगता है कि कहीं और इस करने के बाद लोगों ने बताया। और अभी इशू ये नहीं कि वो जगह हमारे उत्तराखंड में पड़ती है कि हिमाचल में, ये संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से भी हमारे पावन नवरात्र के त्यौहार भी है और इस तरह से गौवंशी इस तरह का अवशेष मिलना, ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। इसके दो चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी टीम को बताया। एक तो ये जो इस घटना में शामिल है उनकी तलाश की जाए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टिहरी चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग आपको बता दें जखचौरा तिराहे के पास एक कार 3 से 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ 108 एम्बुलेंस को सूचित करते हुए कोतवाली नई पुलिस चौकी कोटी कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची तथा तत्काल रेस्क्यू किया। सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी कार अल्टो जो यूके नंबर की है। इसमें एक महिला सहित 2 पुरुष और 1 महिला सवार थे। तीनों व्यक्ति मौके पर ही दुर्घटना की वजह से गंभीर उनको चोटें आई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों से संपर्क कर सूचित किया गया। मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। पंचनामा और पोस्टमार्टम की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाहन में सवार तीनों व्यक्ति चंबा से समंडीधार तहसील घनसाली की ओर जा रहे थे। में हमें लगभग 3:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक जो ऑल्टो कार है वो जाखघाट तिराहे के पास में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये लोग हरिद्वार से आ रहे थे और ये टीचर थे सिमंडीधार में। और तीनों लगभग 400 से 500 मीटर खाई में जो कार है वो गिरी है और तीनों एक्सपायर हो गए हैं। 2 की बॉडी रिकवर हो चुकी है, जिनको हमने जिला मुख्यालय के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भेज दिया है तथा एक की बॉडी रिकवर कर रहे हैं। अभी हमारी एसडीआरएफ रेवेन्यू तथा पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। गर्मी के सीजन के दस्तक देने के साथ ही रिवर राफ्टिंग की शौकीनों को यह इलाका आकर्षित लगने लगा है। ऋषिकेश राफ्टिंग जोन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिलने से यहाँ पहुंचकर राफ्टिंग करना लोगों को खूब भा रहा है। इसलिए शुरुआती सीजन में ही वीकेंड पर दूर दूर से राफ्टिंग के कद्रदान यहां पर पहुंचकर राफ्टिंग का आनंद उठा रहे हैं और सराहना भी करते नहीं थक रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए।
पश्चिमी देशों के साथ भारत में भी अब इस एडवेंचर स्पोर्ट के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है। दुनिया के नक्शे में ऋषिकेश की पहचान रिवर राफ्टिंग के साथ बंजी जंपिंग, रेपलिंग व फ्लाइंग फॉक्स आदि 7 समंदर पार खेले जाने वाले गेम्स के डेस्टिनेशन के तौर पर भी बनती जा रही है। इसलिए रोज बढ़ी संख्या में इन खेलों के दीवाने यहां पहुंचकर अपनी प्रतिभा को आजमाते हुए इन खेलों का लुत्फ उठाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी मुनिकीरेती क्षेत्र के समस्त जनता को बधाई देना चाहती हूँ और समय समय पर एडवेंचर के लिए हम लोग भी आगे आ ही रहे हैं और नगर पालिका मुनिकीरेती मुनियों की भी मतलब तपस्थली है और वो एडवेंचर में भी आगे है और इसके लिए समय समय पर कार्य भी होते आए हैं, जो कि अभी बहुत ही खुशी की बात है कि अभी नगर पालिका मुनिकीरेती क्षेत्र को एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है। तो सभी बधाई के पात्र हैं इसमें और बहुत खुशी की बात है और आगे भी हम लोग इसमें और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमेशा से गर्मियों में ऋषिकेश में पर्यटकों की आवक बढ़ने से रौनक में इजाफा होता है। नजदीक होने की वजह से देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के बाशिंदे खासकर युवा तपती गर्मी से राहत पाने के लिए ऋषिकेश का रुख करते हैं। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का कहना है ऋषिकेश पहुँचना आम के आम गुठलियों के दाम कहावत चरितार्थ करता है। शानदार नज़ारे सहित वादियों के बीच राफ्टिंग का आनंद भी प्राप्त होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया और जो गाइड भैया थे उन्होंने भी अच्छे से हम लोग को समझाया पहले, फिर हम गए तो ज़्यादा डर भी नहीं लगा। पहली बार था, हमको किसी को स्विमिंग भी नहीं आती तो उस हिसाब से डर रहे थे, पर जब अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव रहा। गंगे मैया के हमने दर्शन किए, उसके बाद हमने रिवर राफ्टिंग की, बहुत अच्छे रिजेस आए बीच के अंदर, बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया ओवरऑल। तो फर्स्ट टाइम रहा जी, फर्स्ट टाइम। कहाँ से आए हैं? जी हम सभी आए हैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला से। हम सभी का फर्स्ट ट्रिप था साथ में और हम चाहते थे कि ऋषिकेश जाएं सबसे पहले और रिवर राफ्टिंग करें। जी। अच्छा, उत्तराखंड को बेस्ट डेस्टिनेशन का ऋषिकेश को अवार्ड मिला है एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र। जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत सही डिसीजन लिया है सरकार ने, अगर इस तरह किया है तो हमें सच में लगा बहुत अच्छा। यहाँ पे बंजी जंपिंग है, हम उसके लिए भी अभी जाने वाले हैं और रिवर राफ्टिंग में बहुत मजा आया। एडवेंचर युवा मन को उत्साह और उमंग बढ़ाता है, इसलिए आप टूरिज्म पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऋषिकेश चले आइए। यहाँ न सिर्फ राफ्टिंग कर सकेंगे बल्कि वादियों की विशुद्ध प्राण वायु के जरिए आप स्वयं में नई ऊर्जा का अनुभव भी कर पाएंगे। बोनस के तौर पर गर्म मौसम की तलखी से निजात पाकर तरोताजा होकर पर्यटन पर खर्च होने वाली रकम खर्च करने पर नाज भी महसूस करेंगे। ऋषिकेश से के न्यूज के लिए बसंत कश्यप की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। श्रीनगर गढ़वाल के निकट देवलगढ़ स्थित सिद्धपीठ राज राजेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और हवन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी मानी जाने वाली राज राजेश्वरी देवी का यह मंदिर किसी पारंपरिक संरचना में नहीं बल्कि एक 3 मंजिला भवन में स्थित है, जहां 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। इस पवित्र सिद्धपीठ की मान्यता देश विदेश में फैली हुई है और यहाँ के हवन यज्ञ की राख यानी कि भभूति विदेशों तक भेजी जाती है। देवलगढ़ स्थित यह मंदिर श्रीनगर से 18 किलोमीटर दूर है, जहां भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में देवी के अनेक सिद्धिपीठ स्थित हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थल है सिद्धिपीठ राज राजेश्वरी मंदिर। ये मंदिर श्रीनगर गढ़वाल के पास देवलगढ़ में स्थित है और गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी के रूप में पूजित है। ये मंदिर किसी पारंपरिक संरचना में नहीं बल्कि एक 3 मंजिला भवन में स्थित है, जहाँ 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। गढ़वाल नरेश अजयपाल ने सन 1512 में चांदपुर गढ़ी से राजधानी परिवर्तन कर देवलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया। इसी दौरान उन्होंने त्रिपुर महासुंदरी नाम से एक 3 मंजिला भवन का निर्माण कराया और उसमें
श्री यंत्र, महिष मर्दिनी यंत्र और कामेश्वरी यंत्र स्थापित किया। ये मंदिर विशेष इसलिए है क्योंकि देवी राज राजेश्वरी किसी मंदिर में नहीं बल्कि इसी भवन में निवास करती हैं। देवलगढ़ को गढ़वाली में डूलगढ़ भी बोलते हैं और दिलगुड़ भी बोलते हैं। दिलगुड़ का मतलब हुआ दिल मने हृदय और गुड़ मने गढ़। ऐसा गढ़ जो राजा को प्रिय था, जो प्रजा को प्रिय था, जो सबको प्रिय था, उस स्थान का नाम दिलगुड़। दूल बोलते हैं छोटे मंदिर को, और देवल हो गया हिंदी में। जिस स्थान पे देवलों की अधिकता थी, छोटे छोटे देवल थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में यहाँ पर छोटे छोटे देवल थे। गौरजा माई का देवल, राजेश्वरी का देवल, सत्यनाथ जी का देवल, मुनि मनोहर का देवल, लक्ष्मण का देवल। देवलों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम जो है देवलगढ़ पड़ा। पवानों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। हम अगर 25-30 साल पहले की बात करें तो लेटेलान झाटी नहीं होती थी। सारे ढोले भील पाखंड जो थे वो धौला के फूलों से लाल हुआ करते थे। तो धौला लकड़ी की बहुतायत के कारण भी इस स्थान का नाम धौलागढ़ कहा गया है। माता के मंदिरों में हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर व्रत रखकर जो है पूजा अर्चना करती हैं। कहीं कीर्तन भजन होते हैं, कहीं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और साथ साथ में जो है आज बड़ी भीड़ सभी मंदिरों में लगी होगी। आज विकास हमारे जो पौड़ी जनपद है इसमें बहुत सारे माता के मंदिर हैं, चाहे धारी देवी हो, उल्खागढ़ी हो, अपना देवलगढ़ मंदिर में राजराजेश्वरी माँ गौरव भगवती का मंदिर है, और अपना माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, ज्वालपा देवी का मंदिर है। इस तरह बहुत सारे सिद्ध पीठ है जहाँ आज भक्तों की बहुत भीड़ लगी होगी, और इस अवसर पर सब लोग माता की आराधना करते हैं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के घर में धनधान्य की बरकत होती रहे, आपके बच्चों के मन मस्तिष्क में माँ सरस्वती का वास होता रहे। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही विशेष पूजा एवं अनुष्ठानों की शुरुआत होती है। सिद्धिपीठ के पुजारी कुंजिका प्रसाद उनियाल के अनुसार अमावस्या की रात विशेष हवन किया जाता है और नवरात्रि के पहले दिन देवी राज राजेश्वरी, महिषासुर मर्दिनी व त्रिपुर सुंदरी की डोलियों को विशेष श्रृंगार के साथ भवन के दूसरे मंजिल के विशेष कक्ष में विराजमान किया जाता है। इसके उपरांत 10 महाविद्याओं के नाम पर हरियाली बोई जाती है, जिसे महामाया का प्रकृति स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। विजयादशमी के दिन माता को ऊपरी मंजिल के विशेष कक्ष में स्थापित करने और यज्ञ के बाद हरियाली को प्रसाद स्वरूप वितरित करने की प्राचीन परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस मंदिर की मान्यता न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। पंडित कुंजिका प्रसाद उनियाल के अनुसार हवन यज्ञ की भभूत पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और अमेरिका तक भेजी जाती है। जब विदेशों से लोग अपने गांव आते हैं तो वे इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य पहुंचते हैं और यहां की राख को शुभ मानकर अपने साथ ले जाते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं अपने ये मंदिर हमारे दादाजी का ही है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें बताया इसके बारे में। बहुत पुराने समय से हम यहाँ पे आते जा रहे हैं। पहले हम आए, हम रहने वाले पौड़ी के हैं। हमारे पिताजी यहाँ आए, उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। फिर दादाजी से हम मिले, दादाजी ने इस मंदिर के बारे में हमें बताया। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे बहुत शक्ति है जो हमने महसूस करी है, तो हम यहाँ पे स्वयं आते जाते रहते हैं। और आज हम दर्शन करने आए तो हम यही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग हम की तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीजों को ध्यान रखने की, पर एक धार्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो इसके साथ हम जुड़कर इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं पेशेंटों की मदद करने में, उनको अच्छे से अच्छा केयर प्रोवाइड करने में, पर हम यहाँ पे आके देवी माँ पे हाथ जोड़ते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि सारे मरीज स्वस्थ रहें और सब सुखी रहें, खुश। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पर, और मतलब ये हमारी राजा राजेश्वरी जो माता जी हैं, ये हमारी कुल देवी भी हैं, तो यहाँ आकर बहुत सुकून की प्राप्ति मिली। और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक तो वॉशरूम्स होने चाहिए, जो कि मैंने देखे हैं कि कम है, वो भी नीचे है, और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनके लिए भी और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जैसे नीचे है तो रोड की व्यवस्था भी, रोड की हालत भी, जिस टाइप से ये सिद्धपीठ है 51 सिद्धपीठों में से एक है, तो उस हिसाब से जो यहाँ की सड़कें हैं उनमें मैंने देखा है कुछ भी सुधार नहीं है। तो मेन डेवलपमेंट की यही ज़रूरत है
कि जो भी यात्री तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं तो उन्हें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो वो ही देखा है मैंने कि सड़क की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा टूटी हुई है कहीं पे, है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा हानि भी होती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ। ये मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री यहाँ तक निजी या सवारी वाहन से पहुँच सकते हैं। देवलगढ़ पहुँचने के बाद सड़क से लगभग 250 मीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद मंदिर स्थित है। मंदिर मार्ग में गौरा देवी मंदिर समेत अन्य छोटे बड़े मंदिर भी हैं, जहां भक्त दर्शन कर सकते हैं। सिद्धिपीठ राजराजेश्वरी मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर नहीं बल्कि भवन में निवास है। इसे यहाँ 1512 में गढ़वाल नरेश अजय पाल द्वारा स्थापित किया गया। 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति जल रही है। नवरात्रि में विशेष पूजा, हरियाली बोने की परंपरा और महायज्ञ होता है। विदेशों तक प्रसाद के रूप में हवन की भभूत भेजी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बार पिछली बार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इसके दृष्टिगत पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग समेत अन्य संबंधित विभाग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, ताकि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। चारधाम यात्रा के लिए सरकार इस बार ट्रैफिक प्लान, होल्डिंग एरिया पर विशेष फोकस कर रही है। दूसरी ओर चारधाम यात्रा पर विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है, धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नए होम स्टे और होटल बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास के स्थानों को डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हों, इसके लिए हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा प्रारंभ होने से पहले भी लगातार बैठकें होनी है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी तक बद्रीनाथ और केदारनाथ में हॉस्पिटल की कमी थी, लेकिन अब इन धामों में हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसका आगामी चारधाम यात्रा से संचालन शुरू हो जाएगा। चारधामों में कई बाध्यताओं को लेकर चारधाम से जुड़े व्यापारियों व तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी जताई है। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूं। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान हैं, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होनी, जिसका के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत न रहे। हमको हमने जो आगामी यात्रा काल है इस वर्ष का 2025 का, चारधाम यात्रा के सरल और सुगम कैसी हो, इसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। इसमें हमारे साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहित थे और चारों धामों के होटल एसोसिएशन के साथ व्यापार सभा से जुड़े हुए पदाधिकारी भी थे। कुछ चीजें पिछले समय में ऐसी आई है कि जो हमको लगा कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है, जो अनादिकाल से होती आ रही है, वो परंपरागत हाथ से कुछ नए अभिनव प्रयोग सरकार या शासन की ओर से किए जा रहे हैं। उसको लेकर जो हमारे बीच में एक थोड़ा वो था
उसको हमने पर्यटन सचिव के सामने रखा और उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जैसे एक इस समय आधार को लिंक करने की बात आई है सामने, तो उस पर हमने उनसे कहा कि ये इससे जो है लोगों को दिक्कत तो हो सकती है और OTP जैसा शेयर किया जाएगा या किसी के ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा तो कहीं न कहीं यात्री प्रभावित होगा। यात्रा से पहले अनिवार्य हेल्थ चेकअप, कम से कम 2 माह पहले प्राणायाम, पैदल चलने और हार्ट फिटनेस एक्सरसाइज, पंजीकृत स्वास्थ्य ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी के साथ बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। यात्रा में जब मौसम खराब या फिर लैंडस्लाइड हो, जिस दौरान यात्रा पर जा रहे यात्रियों को रोकना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वहां मौजूद भीड़ के साथ यात्रा पर आ रहे यात्रियों के चलते भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, जिस दौरान ही होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर पहले से ही होल्डिंग एरिया चिन्हित कर लिए गए हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं होंगी ये भी तय कर लिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चारधाम यात्रा पर इस बार परिवहन निगम 125 बसें चलाने में जुटा है। जरूरत पड़ने पर ये संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं लोगों का यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जिसके साथ सभी टूर एंड ट्रेवलर संचालक अपने यात्रियों का पंजीकरण कराएं, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जाए। देखिए, होल्डिंग एरिया तो उस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी हम लोग जो एसेस कर रहे हैं, अभी हमारे लिए सामने जितने दिनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उसमें केवल 7,500 वाहनों का भी इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेट। मैं मान के चलता हूँ कि 3-4 हज़ार वाहन ऐसे होंगे जो हमारी बसेस या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये सब हम लोगों को मैनेज करने में कोई इशू नहीं है। इशू तब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।